प्रिय विद्यार्थियों, हम इतिहास दर्शन पढ़ रहे हैं और इतिहास दर्शन के अंतर्गत जो अध्याय चल रहा था वह था इतिहास विज्ञान है, इतिहास कला है। इतिहास विज्ञान और कला दोनों है। और मैं ये कह रहा था कि इतिहास न विज्ञान है न कला है, इतिहास इतिहास है। और मेरे कहने का जो आधार था वह यह था कि पाश्चात्य दर्शन में विज्ञान की परिभाषा और भारतीय दर्शन में विज्ञान की परिभाषा आप अध्ययन करके देख लीजिए, दोनों में अंतर मिलेगा। इस विषय में मैं कर चुका हूं पिछले 2 व्याख्यानों में कुछ बातें, इसलिए दोहराऊंगा नहीं। लेकिन मैं ये बता दूं आपको कि विज्ञान की परिभाषा जब भारत में होती है, जब हम उसे भारतीय वाङ्मय के अनुसार देखते हैं, तो उसमें मस्तिष्क के साथ साथ हृदय भी शामिल है। और पाश्चात्य अवधारणा में सिर्फ मस्तिष्क ही शामिल है, हृदय शामिल नहीं है। पश्चिम की अधिकांश परिभाषाएं, अधिकांश अवधारणाएं हृदयहीन हैं, कहता हूं मैं और खुलकर कहता हूं। जो पश्चिम मनुष्य को एक परमाणु बता दे और उसमें चेतना नहीं माने, हम उस पश्चिम की परिभाषा को, हम उस पश्चिम की अवधारणा को हृदय से युक्त मान लें? नहीं हो सकता यह। और भारत में तो विज्ञान की अवधारणा का एक हिस्सा यह भी है कि यहां कण कण में चेतना है। वे परमाणु को चेतन नहीं मानते, हम चेतन मानते हैं। हम पत्थरों का आह्वान करते हैं, हे पत्थरों सुनो। हम पशु पक्षियों की भावना की कद्र करते हैं, हम पेड़ पौधों को पूजते हैं। वहां ऐसा नहीं है। इसी तरह जब कला का प्रश्न आता है तो हमारे यहां भारत में कला आत्मा के सौंदर्य की अभिव्यक्ति है, उसमें कल्पना शामिल है। पश्चिम की अवधारणा में आत्मा जैसा कुछ नहीं है। कल्पना, भावना, ऐसे शब्द तो वे काम ले लेंगे। और इतिहास के विषय में भी यही बात है। पश्चिम के विद्वान आपस में लड़ते हैं इस बात के लिए कि तथ्यों को जैसा है वैसा रहने दीजिए। खुद बोलेंगे, क्यों उनसे माथापच्ची करते हो, क्यों तथ्यों से बुलवाते हो। और उनमें से ही कुछ लोग कहते हैं कि व्याख्या नहीं करेगा इंसान तो तथ्यों का महत्व क्या है। और हमारे यहां इतिहास की अवधारणा में हृदय पूर्णतया शामिल है। इतिहास का वह ज्ञान जो आगे की पीढ़ी तक जा सके, उसका कल्याण कर सके, यह भारतीय चिंतन है। मैं ये कहना चाहता हूं कि यह विचार पश्चिम का विचार है कि इतिहास विज्ञान नहीं है या विज्ञान है।
यह पश्चिम का विचार है कि इतिहास कला है कि नहीं है। यह पश्चिम का विचार है कि इतिहास है भी और नहीं भी है, विज्ञान है भी और नहीं भी है। और यह पश्चिम के विद्वान कहते हैं कि हम साइंस में हिस्ट्री को जगह नहीं देंगे, हम आर्ट में हिस्ट्री को जगह नहीं देंगे, हम अलग हैं। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में विज्ञान और कला, इन दोनों अनुशासनों में इतिहास का पूरा दखल है और इतिहास में विज्ञान और कला समाहित है। हम विषयों का विभाजन इसलिए करते हैं कि ज्यादा अच्छी तरह से सीख सके, इसलिए नहीं कि उनके खांचे बना दें। वहां ऐसा नहीं है। खैर, यह एक अलग विषय हो जाएगा विवाद का, चर्चा का। मैं ये कहना चाहता हूं कि यहां मैं जो बात करूंगा वह पश्चिम के दृष्टिकोणों की बात ही होगी। वही है पाठ्यक्रम में। जहां आवश्यक लगेगा मुझे, वहां मैं अपना भारतीय दर्शन बताए बिना नहीं रहूंगा, क्योंकि भारतीय दर्शन, भारतीय चिंतन हृदयहीन नहीं है। भारत का वैज्ञानिक यदि परमाणु बम बनाएगा तो उसके हृदय में ये भाव उठेंगे कि इससे लोग मरेंगे। और यदि पश्चिम का कोई साइंटिस्ट बम बनाएगा तो वो सोचेगा कि जितनी दूर में ये गिरेगा, जिस देश को ये प्रभावित करेगा, जिस जमीन को प्रभावित करेगा, उससे हमें लाभ होगा। ये सोचने का अंतर है। सारे साइंटिस्ट ऐसे नहीं हैं, लेकिन आम तौर पे जो देखा जाता है वह मैंने आपको बताया। हमारे यहाँ और कुछ लोग वहां भी कहते हैं कि एक शाखा ज्ञान की दूसरी शाखा से पूरित होती है, वह आगे बढ़ती है शाखा, उसमें पूर्णता आती है। इसमें लड़ने की कोई बात ही नहीं है। यदि कार्बन डेटिंग के माध्यम से हमें कोई स्रोत मिलता है इतिहास का, मान लीजिए कहीं कोई हमको बर्तन मिला मिट्टी का बना हुआ, उस स्रोत की तिथि जानने के लिए हम कार्बन डेटिंग को काम में लेते हैं, तो क्या बुरा है? विज्ञान हमसे कहां अलग हुआ? ऐतिहासिक काल की जलवायु के बारे में जानने के लिए साइंस की ओर जाना पड़ेगा, विज्ञान की ओर जाना पड़ेगा। महामारियां आती हैं और जाती हैं, लेकिन वे समाज को प्रभावित कर जाती हैं। लोगों के खाने पीने, रहन सहन में क्या परिवर्तन आते हैं, विज्ञान हमारी मदद करता है। और जो लोग इसे नहीं मानते वे साइंस वाले हैं, वे साइंस कहते हैं। जनसंख्या की वृद्धि है, सामाजिक व्यवस्था का विकास है, इन सब में आजकल इतिहास लिखने वाले लोग विज्ञान की प्रविधि को काम में लेते हैं। 19वीं शताब्दी तक तो यह था कि हम अभिलेखों का रिकॉर्ड रखना चाहिए, लेकिन 20वीं शताब्दी में आके तो हमने वे जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों की सांख्यिकी का अध्ययन करना शुरू कर दिया। तो कहां अलग हैं एक दूसरे से? कोई शाखा अलग नहीं है। कुछ विषय हैं जो मैं आपको बता देता हूं।
जैसे हम कई ऐसे बिंदु हैं जिनमें विज्ञान की तकनीक का सहारा नहीं ले सकते। क्या हम पन्ना धाय की उस भावना का कोई तौल कर सकते हैं जिसमें जिस भावना में बहकर उसने उदय सिंह की जान बचाई और अपने बेटे चंदन का बलिदान कर दिया। हम उस भावना को तौल तो नहीं सकते, लेकिन हम उस भावना को व्यक्त कर सकते हैं इतिहास में। जो साइंस वाले हैं वे जरा तौल के बताएं उस भाव को, यदि तौल सके तो। अकबर के दिल में जो साम्राज्यवाद उपजा हुआ था उसका तौल निकाल सकते हैं क्या? और राणा प्रताप के मन में जो देशभक्ति थी उसका वजन नाप सकते हो क्या? लेकिन इतिहास में यह संभावना है। तथ्यों के प्रकाश में कहा जा सकता है कि भावनाएं ऐसी होंगी। इसलिए इसी आधार पर इतिहास इतिहास है। प्रश्न यह है कि हां, मान लिया हमने कि जिस रूप में तुम साइंस की व्याख्या करते हो उस रूप में इतिहास की सीमाएं हैं, वह साइंस में प्रवेश नहीं कर सकता। 2 और 2 को 4 बताते हो आप, और हम मानते हैं, लेकिन 2 और 2 का योग हमेशा 4 नहीं होता। शायर ने कहा है, मैं बता चुका हूं। तो क्या करना चाहिए? असल में क्या है कि इतिहास, मैं तो ये नहीं कहता कि इतिहास विज्ञान नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इतिहास विज्ञान भी है, कला भी है, लेकिन इतिहास इतिहास है। जिस तरह से विज्ञान भी अपने आप में इतिहास है, कला भी अपने आप में इतिहास है। विज्ञान का इतिहास नहीं होता क्या? लेकिन जो उन्होंने कह दिया वही लोहे की लकीर है, नहीं हो सकता। एक सीमा ही होती है। आप क्रिकेट देखते हैं, एक बल्लेबाज गेंद को मारता है और गेंद ऊपर, 2 व्यक्ति बात करते हैं कि यह गेंद नीचे जमीन पर आएगी क्योंकि इस पर गुरुत्वाकर्षण लगा हुआ है, गुरुत्वाकर्षण का बल इसको जमीन तक लेके आएगा। अब बीच में उसे किसी ने कैच कर लिया, उस नियम की व्याख्या कैसे करोगे? तो सीमाएं साइंस की भी हैं। यदि सीमाएं इतिहास की हैं तो साइंस की भी है। तो यह आशा नहीं की जा सकती कि इतिहास एक दिन शुद्ध विज्ञान बन जाएगा। हम अतीत में जो घट चुका है उस घटने में जो भावनाएं रही हैं मानव समाज की, उन भावनाओं को किसी माप या नाप के आधार पर नहीं लिख सकते। होता तो यह है कि जब कोई व्यक्ति कोई बात बताता है तो ग्रहण करने वालों की भी अपनी अलग अलग सीमा होती है। 2 + 2 = 4 तो सब समझ जाएंगे, लेकिन यहां लोग उसे अलग अलग तरीके से ग्रहण करेंगे। खैर, तो केवल इसी आधार पर साइंस ने प्रतिष्ठा प्राप्त की है कि 2 और 2
4 होते हैं। एक उदाहरण दिया है आपको। तो विज्ञान ऐसी सामग्री पर विचार करता है, मेरा मतलब साइंस से मान के चलिए, जहां भारतीय विज्ञान का विषय होगा वहां मैं भारतीय दृष्टिकोण बता दूंगा, कह दूंगा। विज्ञान ऐसी सामग्री पर विचार करता है जिसे छुआ जा सकता है, तोला जा सकता है, मापा जा सकता है। प्रयोगशाला में एक विशेष प्रकार की स्थिति बना देंगे तो उसका मूल्यांकन हो सकता है। विज्ञान का संबंध केवल उन्हीं चीजों से है जो दिखाई देती है, जो प्रमाणित हो सकती है। उनका अपना एक प्रमाणन का तरीका है। इतिहास ऐसी सामग्री पर विचार नहीं करता। सच्चा इतिहासकार कोई डायरी पढ़ेगा किसी की, मान लीजिए वह एक सैनिक की डायरी पढ़ रहा है जो एक युद्ध में शामिल है, तो सच्चा इतिहासकार पहले यह देखेगा कि यह किस पक्ष का सैनिक है जिसकी यह डायरी है। वह अपना ही पक्ष लिखेगा और फिर वह यह जांच करेगा कि इसने जो कहा है उसमें एक पूर्वाग्रह है, हम इसे सही नहीं मान सकते। तो हम कोई निश्चयात्मक नियम नहीं बना सकते इतिहास में, और यही इतिहास की खूबी है। और जो साइंस के रास्ते चलने वाले लोग हैं वे एक निश्चय प्रकट कर देते हैं, लेकिन बाकी चीजें वहां नहीं मिलती। यह एक खास बात है। तो विज्ञान बाहरी रूप से लोगों को प्रभावित कर सकता है, भीतरी रूप से तो इतिहास ही प्रभावित करता है। यह अंतर है, यह अंतर है, और इसके कारण इतिहास विज्ञान नहीं है। और इतिहास वालों को प्रसन्न होना चाहिए कि इसके कारण इतिहास विज्ञान नहीं है तो अच्छा है। इतिहासकार तो एक सीमा तक जो आधुनिक विज्ञान की, जो आधुनिक जो साइंस है उसकी तकनीक को अपनाता है। हम प्रयोगशाला में शिवाजी पैदा नहीं कर सकते, राणा प्रताप पैदा नहीं कर सकते, विवेकानंद नहीं बना सकते, और वे अपनी प्रयोगशाला में, अपने किसी कारखाने में इनके चित्र और इनकी मूर्तियां बार बार बना सकते हैं, किसी धातु से, किसी पत्थर से। तो इतिहास असल क्या है कि एक मानवतावादी अनुशासन है। यह मानव की प्रकृति और उससे जुड़े हुए विषयों का अध्ययन करता है। अब अंग्रेजी भाषा जगत ने यह प्रश्न उठाया था कि इतिहास विज्ञान नहीं है। यह प्रश्न उठा कि समाज के विषय में विज्ञान एक सीमा से आगे नहीं बोल सकता, बाकी चीजें आप कहते रहो। डार्विन का जो सिद्धांत आया था, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है वह टिकेगा, लोगों ने कहा कि साहब इस सिद्धांत की इतिहास में पुष्टि होती है। जिसकी तलवार मजबूत है, जिसके पास बल ज्यादा है वह जीतता है, इसलिए हम साइंस हो गए। ऐसा नहीं है। डार्विन की यह उक्ति कि जो सबसे ज्यादा बलशाली है वही टिकता है, शारीरिक बल के संदर्भ में है, मानसिक बल के संदर्भ में नहीं है। और हमारे विषय जो हैं इतिहास वालों के, वे मानवीय विषय होते हैं। तो इतिहास को हम जिसे वे नेचुरल साइंस कहते हैं वह अपन नहीं मान सकते। हाँ, तथ्यों की स्थापना है, तथ्यों का अनुसंधान है, उसमें एक तरीका है, एक सिस्टम है, एक तंत्र है, और वह तंत्र विज्ञान की तो जान है। विज्ञान में तो बिना कदम दर कदम चले आप किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकते।
इतिहास में भी वह है, लेकिन एक सीमा के बाद में इतिहास अपनी एक स्वतंत्र गति बना लेता है और उससे चलता है। आप मनुष्यों के जो सामूहिक व्यापार हैं उनको आप एक नियम में कैसे ढाल सकते हैं? हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिराए गए, जापान रोया और अमेरिका हंसा। जापान के लोग रोए और अमेरिका के लोग हंसे। घटना तो बम गिराने की है, लोगों के मरने की है, लेकिन कुछ लोग हंसे और कुछ लोग रोए। इस पे एक नियम क्या बनाओगे आप? नहीं बन सकता। इतिहासकार दोनों के हंसने और दोनों के रोने का अपने तरीके से अध्ययन करेगा। हाँ, कुछ नियम बन सकते हैं, हम मानते ही हैं ना। हम ये मानते हैं कि युद्धों में जन हानि होती है, धन हानि होती है, लेकिन किस युद्ध में किस तरह की घटनाएं घटी, कितने लोग मरे, यह अलग होगा हर एक युद्ध का। और विज्ञान वाले जो साइंस वाले हैं वे कह देंगे कि हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु ले लो और जल बना दो। वह किसी भी हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से, किन्हीं भी हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं से और किसी भी ऑक्सीजन के 1 परमाणु से बन जाएगा। लेकिन हम तो हल्दी घाटी को नहीं ले जा सकते अमेरिका में, वह वहीं रहेगा। तो कुछ सामान्य सिद्धांत तो हो सकते हैं, लेकिन कोई मान्य सिद्धांत इसमें नहीं बन सकते। अब हर जगह यही चीज लागू होगी। प्रोटेस्टेंट संप्रदाय को मानने वालों को कैथोलिक पसंद नहीं आएंगे। कलिंग के युद्ध के बाद अशोक ने कहा कि अब युद्ध नहीं होगा। और बौद्ध धर्म ग्रंथों में यह लिखा हुआ है कि बड़ा क्रूर था अशोक, जो बाद में करुण बन गया। ये कहते हैं कि अपने 99 भाइयों को मार के गद्दी पे बैठा, मतलब कहना वे ये चाहते हैं कि काफी क्रूर था और बाद में वह धर्म के रास्ते पर चल पड़ा। लेकिन दूसरा पक्ष यह कहता है कि वह तो राजनीति कर रहा था, उसके पास युद्धों की संभावना खत्म हो गई थी, उसे तो अपना जो बन गया उसको बचाए रखना था, जमाए रखना था। अब दोनों में से कौन सा सही है ये हम नहीं बता सकते। अलग अलग लोग अलग अलग बात बताएंगे। तो विज्ञान या जो साइंस और इतिहास मतलब हिस्ट्री, इनको पढ़ने के कुछ नियम तो सामान्य हैं, लेकिन सभी नियम सामान्य नहीं हो सकते। अब आप विचार कीजिए कि इंसान ने मशीन बनाना शुरू किया, मशीनें बनाई। भाई पत्थरों के उपकरण बनाता बनाता वह मशीनें बनाने तक पहुंच गया और मशीनों से उत्पादन बढ़ा, चीजों का बाजार बने और पूंजीवाद जो है वो फैल गया दुनिया में। अब आप जो विज्ञान होगा या जो साइंस इसको कहते हैं, वह
इसकी सीधी सीधी व्याख्या करेगा कि इस तरह से मशीनें बनी, उनमें चीजें तेजी से बननी शुरू हुई, अच्छी बननी शुरू हुई, और इंसान ने पहले से ज्यादा अच्छे तरह से रहना सीखा। लेकिन इतिहास वाले तो इसे मार्क्सवाद की दृष्टि से भी देखेंगे, पूंजीवाद की दृष्टि से भी देखेंगे, समाजवाद की दृष्टि से भी देखेंगे। तो इतिहास जो है वह अपने सामने आई हुई समस्याओं को केवल मस्तिष्क से नहीं देखता। यह आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। लेकिन फिर भी जो ये दावा करते हैं कि हम ही साइंस हैं, उनको हम यह बताना चाहते हैं कि एक सीमा तक हम भी साइंस हैं। विज्ञान तो दोनों ही है, लेकिन वह विषय अलग है। कि विज्ञान में, या जिसे आप साइंस कहते हैं, उसमें एक सामान्य तथ्य, एक सामान्य सत्य स्वीकार करने योग्य होता है। चंद्र ग्रहण का होता है, सूर्य ग्रहण का होता है, और भी बहुत सारे विषय हो सकते हैं। लेकिन इतिहास में भी कुछ सामान्य विषय होते हैं। युद्ध को लोग युद्ध ही कहते हैं, यह एक सामान्य विषय है। लेकिन यह सामान्यीकरण विषयों का, विज्ञान में तो सामान्य वस्तुएं सामान्य ही रहती है। इस सामान्यीकरण में एक बार सामान्यीकरण हो गया, ठीक। लेकिन इतिहास में तो विशिष्टता की छाप छोड़े बिना आगे नहीं बढ़ सकते अपन। यदि वे सत्य की राह पर है तो हम विशिष्ट सत्य की राह पर हैं। तो विशिष्ट होना अपने आप में अलग होना है। लेकिन कुछ लोगों का यह मानना है कि इतिहास में तो चीजें विशिष्ट एक ही रूप में हो सकती है, कि जैसे कोई शहर है, उस शहर का कोई नाम है, न्यूयॉर्क है तो वो सारी दुनिया के लिए न्यूयॉर्क ही है। बस इतनी बात तो आप कह सकते हो। लेकिन न्यूयॉर्क में जो घटता है, वहां के लोग जो करते हैं, वह देखना और वह समझना इतिहास के भीतर काम कर रहे लोगों के लिए भी अलग अलग होगा। कुछ चीजें सामान्य हो जाती हैं, लेकिन सामान्य होकर भी इतिहासकार उनको विशिष्ट बनाता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध हुआ, और भारत और चीन के बीच में भी युद्ध हुआ। दोनों युद्ध थे, लेकिन एक युद्ध की विशिष्टता यह है कि वह पाकिस्तान के साथ हुआ, दूसरे की विशिष्टता यह है कि वह चीन के साथ हुआ। तो युद्ध का सामान्यीकरण यहां हुआ नहीं। एक और भी बात है, वे लोग कहते हैं कि इतिहास जो है वह कोई सबक नहीं सिखाता। विज्ञान सबक सिखाता है, साइंस सबक सिखाता है। मान ली बात कि अग्नि में हाथ दिया जाएगा तो हाथ जलेगा। यह हमें विज्ञान ने या साइंस ने सिखाया, बिल्कुल सही है। लेकिन वे ये कहते हैं कि इतिहास में ऐसा कोई सामान्यीकृत तथ्य बताओ। मैं फिर युद्ध की बात करूंगा कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भी मानवों का यह कहना था कि यह विनाशकारी होता है, युद्ध नहीं करना चाहिए।
तो हम भी तो एक विशिष्ट तथ्य को सामान्यकृत बना गए। लेकिन यह निर्भर करता है विभिन्न घटनाओं पर और तो उनके लिए जो सिद्ध करने वाली बातें हैं उन तथ्यों पर निर्भर करती है चीजें। तो ये कैसे कहा जा सकता है कि इतिहास कुछ सिखाता नहीं? सिखाता है ना इतिहास कि युद्ध करोगे तो विनाश होगा। इससे ज्यादा क्या सिखाया जाए, ये मुझे आप बताओ। वे कहते हैं कि आप इतिहास में कल्पना नहीं कर सकते, और हम पहले कल्पना करके चलते हैं कि कोरोना महामारी फैल रही है तो हम उसका वैक्सीन बनाएंगे, कोरोना या कोविड-19 का हम वैक्सीन बनाएंगे, ये हमारी परिकल्पना है। इतिहास वालों के पास कहां कल्पना है? हम जब ये कहते हैं कि निश्चित रूप से वैक्सीन बनेगा और मानवता को राहत मिलेगी, तो क्या ये कल्पना नहीं है? हम तो आपकी कही हुई बात को ही तो आगे बढ़ा रहे हैं। वे कहते हैं कि इतिहास में भविष्यवाणी नहीं हो सकती और हम भविष्यवाणी कर सकते हैं, वे भी नहीं कर सकते। एक सीमा तक हम भविष्यवाणी करते हैं ना कि छोटी छोटी चीजों के लिए लड़ोगे तो हानि होगी। हमारी भविष्यवाणी है कि युद्ध होंगे तो उसमें मनुष्य मरेंगे, यह भविष्यवाणी है। आप कर दो इसका खंडन। जब सेब गिरता है जमीन पे और आप कहते हो कि ये गुरुत्वाकर्षण के नियम के कारण गिर रहा है, अभी मैंने उदाहरण दिया भी था गेंद का, नीचे गिर रहा है, किसी बच्चे ने सेब लपक लिया बीच में, तो कहां गया आपकी भविष्यवाणी का क्या हुआ? तो ये ध्यान देना चाहिए कि इतिहास और विज्ञान या साइंस के लक्ष्य अलग अलग हैं। फिर ये कहा जाता है कि भाई इतिहास में तो नैतिकता, धर्म, मूल्य, अच्छा बुरा, इतने सारे प्रत्यय शामिल हैं और ये निष्कर्षों को प्रभावित करते हैं। विज्ञान में ऐसा नहीं है। हम कह रहे हैं कि नहीं है, तो यह आपके साइंस का दुर्भाग्य है। इतिहास यदि इस आधार पर विज्ञान नहीं है कि उसमें मूल्य है, उसमें चेतना है, उसमें संस्कार है, तो हमें साइंस नहीं बनना। यह आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। इतिहासकार अपने अध्ययन के समय मूल्यों से तो प्रभावित होगा, इनकार नहीं कर सकते, लेकिन यह भी है कि आपने यह निष्कर्ष दे दिया किसी व्यक्ति के लिए या किसी राजा के लिए दे दिया। मान लो विज्ञान वाले कह रहे हैं कि देखिए साहब वह राजा कितना क्रूर था, उसने 50,000 लोगों को मरवा दिया एक साथ। तो क्या आप दुनिया के हर राजा के लिए ये क्रूर शब्द काम में ले लेंगे? कर सकते हैं भविष्यवाणी? नहीं हो सकती। धर्म, नैतिकता, न्याय, पता नहीं कौन कौन से तत्व आके हमें यह बताएंगे कि इतिहास बिना भावना के लिखा नहीं जा सकता। चीजें जो हैं वे देश काल परिस्थिति के सापेक्ष होती हैं। आप तो कह दोगे कि एक राजा ने
50,000 लोग मार दिए किसी युद्ध में, दूसरे ने भी 50,000 मार दिए, तीसरे ने भी 50,000 मार दिए। 3 राजाओं ने युद्धों में 50,000 मारे। उनके आगे और पीछे का इतिहास भी जरूरी नहीं है कि ठीक हो, पीछे भी मारे होंगे और आगे भी मार सकते हैं। इसलिए इन तीनों राजाओं के पास क्या नहीं है, यदि थोड़ा विज्ञान भावना की बात भी करे तो ये तीनों ही क्रूर है, कोई दया नहीं है इनमें। ये मान लीजिए निष्कर्ष दे दिया विज्ञान ने, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि वे तीनों ही राजा अपनी पत्नियों के प्रेमी के रूप में, उनको चाहने वाले के रूप में क्रूर हैं या नहीं है? ये कैसे सिद्ध होगा? युद्ध के मैदान में जो 50,000 मारता है वह पत्नी के एक वादे पर, उसके एक बार कहने से प्राण भी तो दे सकता है। तो यह तो इतिहास वाले बताएंगे ना यह बात। विज्ञान तो सीधी सीधी बात कह के छोड़ देगा कि ऐसा करने से ऐसा होता है। तो यह इतिहास की एक विशिष्टता है जो आपको ध्यान में रहे। इतिहास को नैतिकता से अलग हम कर नहीं सकते। जो कहते हैं कि कर देना चाहिए, वस्तुनिष्ठता में हमने ये बात की भी थी, लेकिन यह संभव नहीं है। भौतिक और सामाजिक विज्ञानों से हम बहुत सारे पक्षों में अलग हैं, तो अनेक पक्षों में हम उनके साथ साम्य बिठाकर भी चल सकते हैं। तो ये कुछ प्रश्न थे जो मैंने उठाए, और अगली बार जब मैं आपसे ये बात करूंगा कि क्या वह एक कला है इतिहास, तो वहां भी हम यह बताने की कोशिश करेंगे कि इतिहास का अपना अलग रूप है, अलग रंग है। तब तक के लिए आप मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।